हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। चलिए फिर आ जाइए, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभय दहेरिया आ चुके हैं, राम राम बेटा। अंशु मिश्रा आ चुकी हैं, प्रिंस कुमार आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, कुमकुम सिंह आ चुके हैं, आकाश कुमार सिंह आ चुके हैं, प्रशांत फ्रॉम पटना आ चुके हैं। चलिए भाई, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, जो स्क्रीन पे मुझे दिखते हैं कमेंट उतने मैं नाम ले लेती हूँ। आइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? जेनेटिक डिजीजेस। हम ह्यूमन डिजीज पढ़ रहे थे, यानी कि मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अभी तक हमने कौन कौन सी पढ़ ली हैं? बैक्टीरियल डिजीज यानी जीवाणु जनित रोग, वायरस डिजीज यानी कि विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोनल डिजीज यानी प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीजेस, एंड उसके बाद हमने पढ़ी थी फंगल डिजीज यानी कि फंगस से होने वाली बीमारियां। अब हमें कौन सी पढ़नी है? आपकी लास्ट बची है जेनेटिक डिसऑर्डर्स या जेनेटिक डिजीजेस, या हम एक और भी इनको नाम बोलते हैं क्या? हेरिडिटरी डिजीजेस, आनुवांशिक रोग। आपको थोड़ा सा तो मैंने पहले ही क्लियर किया था। सुधीर शर्मा प्रणाम बेटा, खुश रहो। आरती नेगी आप भी बेटा खुश रहो। रिंकेश कुमार आ चुके हैं। अबे दहेरिया बार बार कमेंट क्यों कर रहे हैं? शांतनु कह रहे हैं दीदी नमस्ते। ओके नमस्ते बेटा। चलो फिर, मैंने कहा था अब नेक्स्ट क्लास से हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, यानी कि आनुवंशिक रोग पढ़ेंगे। सबसे पहले होता क्या है जेनेटिक डिजीजेस? बीमारियां तो बाद की बात है, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि जेनेटिक डिजीजेस होती क्या है, कैसे आती हैं, सारी बात करते हैं। जब भी हम बात करते हैं कि जेनेटिक डिजीज, तो ऐसी कोई बीमारी जो बाय बर्थ मिली है आपको। बाय बर्थ का मीनिंग है कि आपके जन्म के साथ, आपका जब जन्म हुआ तो आपके जन्म के साथ एक बीमारी का भी जन्म हुआ, तो ऐसी बीमारी को आनुवंशिक बीमारी कहते हैं। और ये जो डिजीज है ना, ये आपको पिछली जनरेशन से मिलती है, यानी कि पिछली पीढ़ी से मिलती है। अब क्या होगा? पिछली पीढ़ी का मतलब क्या हो गया? आपके मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा से आप में आई, फिर आपसे किस में जाएगी? आपके बच्चों में जाएगी, आपके बच्चों से उनके बच्चों में जाएगी। यानी कि ये डिजीजेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। यानी कि ये बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे से आगे ट्रांसफर होती रहती हैं। तो ऐसी कोई भी डिजीज जो दर पीढ़ी दर आगे से आगे बढ़ रही है और जो बाय बर्थ आती है, जन्म के साथ ही आती है, उस डिजीज को हम जेनेटिक डिजीज या आनुवंशिक रोग कह देते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट ये भी क्लियर कर दूं कि जो जेनेटिक डिजीजेस होती हैं उनका इलाज ना के बराबर संभव है, यानी कि उनका इलाज नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि मैम ये बीमारियां आती कैसे हैं, ये बीमारी आई कैसे। तो जेनेटिक डिजीजेस कब होती हैं? जब कभी भी किसी भी बच्चे के क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम हो या उस बच्चे के जीन में प्रॉब्लम हो। जीन को हिंदी में जीन ही कहेंगे, क्रोमोसोम्स को हम गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि जब आपका जन्म हुआ या आप जब बन रहे थे माँ के वोम्ब में, माँ के गर्भाशय में जब आप बन रहे थे, तो आपके शरीर के अंदर किसी ना किसी टाइप की क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ हुई, गुणसूत्र में कोई प्रॉब्लम हुई, या इन क्रोमोसोम्स पे जो जीन लगे हुए होते हैं, जीन में कोई प्रॉब्लम हुई, इसलिए जेनेटिक डिजीज हुई, इसलिए आनुवंशिक रोग हुए। आप में से कोई पूछ ले कि क्यों होते हैं ये जेनेटिक डिजीजेस, तो आप कहोगे कभी भी जब कोई बच्चा बन रहा होता है माँ के पेट में, तो उस बच्चे के अंदर सेल्स बनती हैं। उस बच्चे के, आप सब जानते हैं हम लोग किससे मिलकर बने हुए हैं? हम सब सेल यानी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। जब सेल के अंदर क्रोमोसोम्स और जीन बन रहे होते हैं, तो वो क्रोमोसोम और जीन में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, अब कैसी गड़बड़ वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको, तब क्या उस बच्चे के साथ साथ जो बीमारी आएगी उसी को हम जेनेटिक डिजीज, उसी को हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज क्रोमोसोम एंड व्हाट इज जीन, क्योंकि जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा ना, तो आगे बीमारियां पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, है ना। तो बच्चों, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? हमारी हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल में, हर एक कोशिका में इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसे धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। कैसी? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड का मतलब होता है बच्चा धागा, धागे नुमा इस तरीके से लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स किसके बने हुए होते हैं? तो ये क्रोमोसोम्स डीएनए प्लस कुछ प्रोटीन होती हैं, उनके मिलने से क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र बने हुए होते हैं।
क्या समझे आप? क्रोमोसोम्स क्या होते हैं आप क्या समझे? कि मैम हमारे बॉडी में या हर एक लिविंग बॉडी की प्रत्येक सेल में, हर एक कोशिका में कुछ धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो किसकी बनी हुई होती हैं, जो डीएनए और उसके साथ कुछ प्रोटीन जुड़ने से बनती हैं। इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को, इन्हीं धागे नुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, हम गुणसूत्र कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में अलग अलग नंबर्स में पाए जाते हैं। यानी कि कुत्ते की सेल में अलग होंगे, बिल्ली की सेल का अलग नंबर होगा, भालू की सेल में अलग होंगे, गाय में अलग नंबर में होंगे, है ना, हम लोगों में अलग होंगे। लेकिन बच्चों क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, जोड़ियों में होते हैं, कभी सिंगल क्रोमोसोम नहीं होगा। यानी कि आप ये नहीं सुनोगे फलाना इंसान में या फलाना किसी बॉडी में 7 क्रोमोसोम है, नहीं, 8 जोड़ी में होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे होंगे हमेशा क्रोमोसोम्स। यानी कि पेयर्स में होना चाहिए, दो दो की जोड़ी में रहते हैं क्रोमोसोम्स। जब हमारी बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में, हमारी सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? मनुष्य के शरीर की एक कोशिका में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने? 23 पेयर्स। अब जब 23 पेयर्स हो गए तो नंबर्स में कितने हो गए? नंबर्स में हो गए 46। यानी कि हमारे शरीर की ईच एंड एवरी सेल में, ईच एंड एवरी सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर्स में कितना हो गए? 23 पेयर्स। और अगर नंबर्स में पूछे तो 46 क्रोमोसोम्स। अब ये जो ह्यूमन बॉडी के क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ह्यूमन बॉडी में ये जो क्रोमोसोम्स है ना, यानी कि हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम्स हैं, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स हिंदी में सेम नाम है, ऑटोसोम्स ही लिखा जाता है। एंड नंबर 2 इज एलोसोम्स। एलोसोम्स, एलोसोम्स, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स लिख लीजिए बच्चों, क्योंकि ये फंडा जब क्लियर होगा ना, तभी आपको आगे जेनेटिक डिजीजेस पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। 23 पेयर्स का मतलब हो गया टोटल नंबर में क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 46 हो गए। इन क्रोमोसोम्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। व्हाट इज ऑटोसोम्स? अब बच्चा ये चीज आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, जो अगली मैं 5 मिनट के लिए पढ़ा रही हूँ। यहां पर आपको समझ में नहीं आया तो आगे चलकर आपको जेनेटिक डिजीजेस समझ में नहीं आने वाली है, इसलिए प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऑटोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेल और फीमेल में सेम हो। सेम का मतलब जो एक जैसे हैं, जिनकी बनावट एक जैसी है और जिनके काम भी एक जैसे हैं। जिनकी बनावट एक जैसी है और जिनके काम भी एक जैसे हैं, यानी कि मेल और फीमेल बॉडी के वो क्रोमोसोम्स जो कॉमन है, जो एक जैसे हैं, जो सेम हैं, उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो मेल और फीमेल में डिफरेंट हैं, यानी कि जो अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एलोसोम्स कहते हैं। उनको हम एलोसोम्स कहते हैं। यानी कि मेल और फीमेल बॉडी में जो कॉमन क्रोमोसोम्स हैं दैट आर नॉन एज ऑटोसोम्स, और जो डिफरेंट हैं उनको एलोसोम्स कहते हैं हम। अब ऑटोसोम्स कितने होते हैं? ऑटोसोम्स 22 पेयर्स होते हैं। टोटल 23 पेयर है ना, मतलब 23 जोड़ी होगी ना, तो 23 पेयर में से जो 22 पेयर्स हैं, यानी कि नंबर में 44 तो सेम होते हैं लड़का और लड़की के, और 1 पेयर, एक जोड़ी क्रोमोसोम डिफरेंट होता है। 1 पेयर का मतलब कितना हो गया? 2 क्रोमोसोम। टोटल कितने होते हैं? 46। तो यानी कि मैम आप ये कहना चाह रही हैं 44 क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल के एक जैसे हैं? बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही हूँ। 2 क्रोमोसोम्स यानी एक पेयर कैसे हैं? अलग अलग। अब बच्चों ये 44 आपको नहीं याद रखने हैं, आपको बस इतना ही याद रखना है कि 22 पेयर्स कॉमन होते हैं। जब इनकी बात करते हैं ये अलग कैसे होते हैं, तो बच्चों एक जोड़ी में मेल का मतलब नर शरीर, यानी कि लड़कों के बॉडी में होते हैं ये एक्स और वाई। एक्स और वाई 44 तो कॉमन था लड़कों में। लड़कों में कैसे होते हैं? 44 प्लस एक्स प्लस वाई, इस तरीके से लड़कों की सेल्स होती हैं। लड़कियों में कैसे होते हैं? फीमेल बॉडी में, मादाओं के शरीर में, लड़कियों में होता है एक्स एक्स, यानी कि 44 प्लस एक्स प्लस एक्स, ऐसे ऐसे। समझ में आ गई मेरी बात? अब जब
माँ के वॉम में, यानी कि माँ के पेट में जो बच्चा है, उस बच्चे का जेंडर डिटर्मिनेशन होना है, यानी कि वो लड़का होगा आगे चल के या लड़की होगी, तो वो कैसे होता है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, 44 क्रोमोसोम तो कॉमन है मम्मी और पापा दोनों के, तो 44 तो आते ही आते हैं बच्चे के अंदर। मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि जो बच्चा माँ के पेट में है वो आगे चलकर, जब वो इम्ब्रियो होता है तो वो आगे चलकर लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, तो कैसे उसका जेंडर यानी कि उसके लिंग का निर्धारण कैसे होता है। 44 तो आते ही आते हैं, आएंगे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आएंगे ही आएंगे। अब क्या होता है, पापा में 2 हैं ये एक्स और वाई, मम्मी में 2 हैं एक्स एक्स, तो एक बारी में एक पापा से आता है एक मम्मी से आता है, यानी कि पापा के एलोसोम में से एक आएगा, मम्मी के एलोसोम में से एक आएगा। तो पापा का मान लो एक्स आ गया, पापा का एक्स आ गया, मम्मी का भी एक्स आ गया, तो होने वाला बच्चा क्या हो जाएगा, होने वाला बच्चा बेबी गर्ल हो जाएगी, लड़की पैदा होगी। अगर 44 के साथ पापा का वहां से वाई आया, मम्मी का एक्स आया, मम्मी का एक्स आ गया, पापा का वाई आ गया, तो होने वाला बच्चा क्या होगा, बेबी बॉय पैदा हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि एक पापा से आता है एक मम्मी से आता है, पापा का भी एक्स आया मम्मी का भी एक्स आया, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस बच्चे के अंदर 46 हो गए ना, 23 पेयर्स हो गए ना, और होने वाला ये बच्चा क्या हो जाएगा, ये लड़की हो जाएगी। अगर पापा क्या क्या आ गया, वाई और मम्मी का, मम्मी में तो एक्स है, दोनों ही एक्स है, तो एक्स ही आएगा, तो पापा का वाई आ गया, तो यहां से होने वाला बच्चे में 46, और ये बच्चा क्या होगा, ये लड़का होगा। बात समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा था आपको कि जेनेटिक डिजीज कब होती है, जब इन क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होती है। कितनी क्रोमोसोम्स, 46 यानी 23 पेयर्स। अब अगर इस बच्चे के, ये जो बच्चा है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, डजेंट मैटर, है ना, अगर इस लड़का और लड़की के किसी भी क्रोमोसोम में किसी भी तरीके की गड़बड़ हो गई, कैसी गड़बड़, कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आके ऐड हो गया, कोई क्रोमोसोम डिलीट हो गया, है ना, कहीं से भी कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो गई, तो अब जब इन क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ गड़बड़ हुई, तो ये जो बच्चा होगा इसका तो जन्म होगा ही होगा, इस बच्चे के साथ साथ कोई डिजीज आएगी, कोई बीमारी आएगी, और उसी बीमारी को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक डिजीज, उसी को हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, सुन लो। टोटल 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं मेल और फीमेल में, ठीक है। ऑटोसोम्स वो हैं जो लड़का लड़की के एक जैसे हैं, ऑटोसोम्स कॉमन रहते हैं, जब भी बच्चा पैदा होता है उसमें ऑटोसोम्स तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। एलोसोम्स में पापा के एक्स और वाई हैं, मम्मी के एक्स और एक्स हैं। एक बारी में बच्चे से पापा से एक आता है एलोसोम्स में से, एक बारी में एक मम्मी से आता है एलोसोम्स में से। मान लो पापा का एक्स आया ये वाला, मम्मी में तो दोनों ही एक्स है, एक्स एक्स आते ही वो लड़की बन जाएगी। मान लो मम्मी का एक्स आया पापा का वाई आया, तो वो बच्चा क्या होगा, लड़का बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर इन क्रोमोसोम में किसी भी तरीके की गड़बड़ हुई, तो हर एक क्रोमोसोम में किसी भी टाइप की गड़बड़ होने से हर एक अलग अलग बीमारियां बन जाती, जिसमें से कुछ फेमस हैं, और लेकिन ऐसी बीमारियां क्या कहलाती हैं, ऐसी बीमारियां नॉर्मल नहीं, ये जेनेटिक डिजीज कहलाती हैं। फिर ये इस बच्चे से इसके बच्चों में जाएगी, आगे से आगे ट्रांसफर होती जाती हैं ये बीमारियां। इतनी बात समझ में आ गई, पढ़े पहले जेनेटिक डिजीज। अब ये लफड़ा समझ में आ गया ना, तो आगे आपको बहुत आसान हो जाएंगी सारी चीजें पढ़ना। अब लिखो पहली डिजीज। मैंने ये क्यों पढ़ाया, क्योंकि इसके बिना आपको आगे की रामगाथा समझ में आने से बाहर थी, आपको आ ही नहीं सकती आगे की समझ में। हाँ, अभी थर्ड जेंडर सब बात करेंगे हिमांशु, आएंगे सारी बातों पे। अब एक नंबर डाल के लिखो जेनेटिक डिजीज में कलर ब्लाइंडनेस। नंबर 1 पे लिखो कलर ब्लाइंडनेस। आपने सुना होगा, कुछ कुछ वनडे एग्जाम होते हैं जिनका आप फॉर्म भरते हो, जैसे आप रेलवे का फॉर्म भरते हो, आप पुलिस का फॉर्म भरते हो, आप आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का फॉर्म भरते हो, तो आपसे उस फॉर्म में, या आपका जब मेडिकल होता है तो आपसे पूछता है कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। और कुछ ऐसी नौकरियां होती हैं उनमें कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों को नहीं लेते हैं, जैसे आर्मी, जैसे रेलवे, जैसे डिफेंस, है ना। तो क्या होता है आज हम पढ़ डालते हैं ये कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस सबसे पहले लिखो, इट इज ए जेनेटिक डिजीज।
ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि जेनेटिक डिजीज है, आनुवंशिक रोग है। अब आनुवंशिक रोग है तो मैं नहीं बताऊंगी क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होते हैं आनुवंशिक रोग, बार बार तो रिपीट में करूंगी नहीं। आनुवंशिक डिजीज का मतलब क्या है, भाई सिंपल सी बात है, आनुवंशिक डिजीज का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ किस प्रकार की गड़बड़ हुई है, क्रोमोसोम्स में गड़बड़ हुई है ना। किसमें गड़बड़ हुई है, क्रोमोसोम्स में, यानी कि गुणसूत्र में गड़बड़ हुई है। अब सबसे पहले इस बीमारी में होता क्या है वो सुनो, फिर हम इसका कारण जानेंगे, ठीक है। फिर इसका कारण जानेंगे। होता क्या है, किसी बच्चे का जब जन्म हुआ तो उस बच्चे में क्या होता है, एक साथ में बीमारी आती है जिसका नाम होता है कलर ब्लाइंडनेस। जब कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो लड़कों में ज्यादा पाई जाती है ये लड़कियों के मुकाबले में। लड़कों में जहां पे 8% है, वहीं पे लड़कियों में सिर्फ 0.4% है। आप देखना बच्चा ये चीज कहीं पर भी, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो ज्यादातर लड़कों में ही पाई जाती है। इसका रीजन अभी पता लगेगा आपको। लड़कियों में तो बहुत रेयर होती है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है लेकिन बहुत रेयर, बहुत रेयर। लेकिन लड़कों में बहुत आसानी से हो सकता है। अब ऐसा क्यों मैम, ये बात कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पहले सुनते हैं कि इस बीमारी में होता क्या है। इस बीमारी में अगर ये किसी को हुई तो ऐसे लोगों को ब्लू, ग्रीन, रेड, इन 3 कलर में डिफरेंस नहीं पता लगता है। कैसा डिफरेंस, इनको हरा रंग लाल दिखता है, लाल रंग हरा दिखता है, हरा रंग इनको नीला दिख सकता है, नीला इनको लाल दिख सकता है, यानी कि इनको प्रॉपर इन 3 कलर में अंतर पता नहीं लगता है, डिफरेंस नहीं पता लगता है। ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि मान लो ट्रैफिक जो लाइट है वो रेड कलर की है और इनको दिख गई किस कलर की, ग्रीन कलर की, तो भैया सारी ग्रीन कलर की दिख गई तो वो चल जाएगा, ट्रैफिक रूल तोड़ देगा। ऐसे ही आर्मी डिफेंस में भी नहीं लेते हैं इनको। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि इनको अगर मान लो हमारी आर्मी की यूनिफॉर्म हरे रंग की है, सामने वाले की लाल रंग की है, और इनको हरा लाल दिख जाएगा, लाल हरा दिख जाएगा और हरा लाल दिखने लग जाएगा, इनको बोलेंगे अटैक करो तो ये अपनी आर्मी पे अटैक कर देंगे। रेलवे में भी तो सिग्नल्स होते हैं ना, रेड ग्रीन, रेड की जगह ग्रीन समझ जाएगा, ग्रीन की जगह रेड समझ जाएगा, तो कितना खतरा हो सकता है ना। इसीलिए जब भी कभी ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलता है, आपको नेवी वगैरह में जाते हैं आप, या आर्मी में जाते हैं, एनडीएस सीडीएस के आप मेडिकल देते हैं, या आप किसके लिए, आप इसके लिए रेलवे के लिए, तो आपसे पूछा जाता है भाई ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है आपको। ये होते हैं प्राइमरी कलर्स, प्राथमिक रंग होते हैं और इनमें इनको डिफरेंस नहीं पता लगता है। ये आपको समझ में आ गया कि बीमारी में होता क्या है, ठीक है। लड़कियों में बहुत रेयर है, लड़कों में बहुत कॉमन है। अब कारण समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। बच्चा ये जो बीमारी है ना, ये एक टाइप की एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसको स्टार करो, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि इस बीमारी के अंदर किसी न किसी तरीके से एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हुई है। मैंने पढ़ाया था ना 44 प्लस XX हुआ तो क्या होगा, XY होगा तो क्या होगा। ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज है। एक्स गुणसूत्र सहलगनता, हिंदी में बोलते हैं एक्स गुणसूत्र सहलगनता बीमारी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो किस टाइप का डिजीज है। आपको बता रहा है इट इज ए एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज, यानी कि एक्स क्रोमोसोम में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अब बच्चों एक्स में कैसे होती है, अब वो जानो जरा। देखो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि मेल में क्या होते हैं 44 प्लस XY, यानी कि लड़कों के बॉडी में। बॉयज में कौन से होते हैं 44 प्लस XX। गर्ल्स में क्या होते हैं 44 प्लस XX होते हैं, लड़कों में 44 प्लस XY होते हैं। अब जिनमें ये डिजीज होती है उनके ना इस क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें गड़बड़ हो गई। अब कुछ भी हो सकता है गड़बड़ में, इसका कोई हिस्सा टूट गया, इसके ऊपर जो जीन्स लगे थे उनमें कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, लड़कों के पास तो सिर्फ एक ही एक्स है ना, एक ही एक्स है। अगर इसी में गड़बड़ होगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। लड़कियों के पास तो 2 एक्स है, अगर उनके इस एक्स में प्रॉब्लम हो भी गई तो क्या है, दूसरा एक्स तो है ना उनके पास, दूसरा एक्स तो है ना। इसीलिए कहते हैं फीमेल इस बीमारी के
कैरियर होती हैं। कैरियर का मतलब वाहक होती हैं, लेकिन फीमेल्स में ये पाया जाना रेयर है। क्यों? क्योंकि फीमेल के बॉडी में ऑलरेडी 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं। अगर एक में कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो दूसरा तो है ना, लेकिन लड़कों में तो बेचारों में एक ही एक्स है। इसी में ही गड़बड़ करवा दी आपने, तो कुछ ना कुछ तो लक्षण आ जाएंगे ना, कुछ ना कुछ सिम्टम्स तो आ जाएंगे ना। और वो क्या सिम्टम्स? तो वो ये सिम्टम्स कि इन लड़कों को प्राइमरी कलर्स में डिफरेंस नहीं पता लगेगा। तो प्राइमरी कलर्स जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बीमारी लड़कियों के अंदर रेयर है। ऑल्दो गर्ल्स आर कैरियर, लड़कियां कैरियर है इस डिजीज की, लड़कियां कैरियर कैरी करती हैं इस जीन को, लेकिन इन लड़कियों में ये जीन डोमिनेंट नहीं हो पाता है। यानी कि इस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स है वो डोमिनेंट नहीं हो पाते हैं, इसलिए फीमेल्स आर कैरियर। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? शांतनु का कहना है मैम गर्ल्स तो सब जगह लकी होती हैं। अच्छा जी, चलो अच्छा है अगर आपको ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसलिए आपसे अगर एग्जाम में पूछे ना कि कलर ब्लाइंडनेस कैसा डिजीज है, जेनेटिक, किस क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है, इट इज एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज, यानी कि एक्स लिंक का जो क्रोमोसोम है उसमें प्रॉब्लम होती है। और लड़कियां क्या होती है इस बीमारी की? कैरियर, जबकि लड़कों में सिम्टम्स आ जाते हैं। अब लड़कियों में 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए बेचारा डोमिनेंट नहीं कर पाते हैं इसके जीन, और लड़कों में एक ही होता है एक्स, इसलिए लड़कों में ये बीमारी कॉमन होती है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। समझ में आ गई? इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, यही आपसे एग्जाम में आएगा। अब इस डिजीज में होता क्या है? तो ब्लू, ग्रीन, रेड कलर में डिफरेंस नहीं पता लगता है। अब मैम ये है या नहीं है किसी भी बीमारी, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कौन सा परीक्षण किया जाता है? इस टेस्ट का नाम होता है इशिहारा टेस्ट। लिख लो, इशिहारा, इशिहारा टेस्ट। अब इसका हिंदी में तो क्या ही नाम है, इशिहारा ही होगा। इशिहारा टेस्ट किया जाता है एक आपके आईज का, जिससे पता लगता है कि भाई होने वाली जो लड़का है इसके अंदर ये प्रॉब्लम है या नहीं। अब आपको दिखाता कौन है कलर? कलर कौन दिखाता है? आईज, और आईज में सेल्स होती हैं आपकी कौन सी? कौन सेल्स। कौन सेल्स की वजह से ही आपको कलर दिख रहा है। ये जो आपकी रंगीन दुनिया दिख रही है ना, कि मैम ने ब्लैक कलर का मार्कर ले रखा है, गोल्डन कलर की चूड़ियां पहन रखी हैं और लाल रंग का सिंदूर लगा रखा है, ये जो आपको जितने भी सारे कलर्स दिख रहे हैं ना, ये कौन सेल्स की वजह से दिख रहे हैं आपको, ये रंगीन दुनिया। तो ये प्रॉब्लम कौन सी सेल्स में होती है? अब सारी सेल्स में थोड़ी होंगी लड़कों में, लड़कों की सिर्फ आईज के अंदर जो कौन सेल्स होती है ना, उनमें प्रॉब्लम होती है। उनके जो क्रोमोसोम है ना, उनके एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो जाती है। अब भाई देखने का कोई मतलब है कान की सेल्स से? कोई मतलब नहीं बनता। देखते कैसे? कलर, मैंने कहा कलर में प्रॉब्लम होने लग जाती है, ब्लू, ग्रीन, रेड, तो कलर दिखाने का काम किसका है? आईज का, आंखों का। आईज में कौन सी सेल्स? कौन सेल्स। तो ये प्रॉब्लम किस में होती है? आईज की कौन सेल्स में होती है। यानी कि जिन लड़कों में कलर ब्लाइंडनेस होता है, उनकी आंखों के अंदर जो कौन सेल्स हैं जो कलर दिखाने का काम करती हैं, उन कौन सेल्स के एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए उनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको ये सारी चीजें। तो ये फर्स्ट जेनेटिक डिजीज आपने पढ़ लिया। अब दूसरा लिखो। नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। नंबर 2 पे आप लिखेंगे, नंबर 2 पे आता है, आप कौन सा पढ़ोगे? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ये हीमोफीलिया मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा, लेकिन कोई ना, आज थोड़ा अच्छे से फिर पढ़ लेते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, जब मैंने आपको ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया था तो कुछ कुछ बातें यहाँ पे आपको बताई थी मैंने इस डिजीज के बारे में। क्या क्या वहां पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि हीमोफीलिया भी एक जेनेटिक डिजीज है। ये भी क्या है? एक आनुवंशिक रोग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, कौन सा एक आनुवंशिक रोग है या बीमारी है, तो आपको एक ऑप्शन ये भी रखना है, हीमोफीलिया का। अब हीमोफीलिया में पहले जानते हैं कि होता क्या है। ऐसा माना गया है कि क्वीन की, जो इंग्लैंड की क्वीन थी, इंग्लैंड की क्वीन थी जो, जिसको हम क्या बोलते थे? क्वीन महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ना, विक्टोरिया के अंदर सबसे पहले ये डिजीज पाई गई थी। क्वीन विक्टोरिया के अंदर सबसे पहले हीमोफीलिया नामक रोग को पकड़ा गया था।
अब क्योंकि क्वीन विक्टोरिया रॉयल फैमिली से हैं, इसलिए इस बीमारी का नाम रॉयल डिजीज भी है। इसी बीमारी को हम रॉयल डिजीज यानी शाही खानदान से बिलोंग करती हैं वो, तो इस बीमारी का नाम शाही बीमारी भी पड़ गया। मैंने क्या कहा, हीमोफीलिया जो डिजीज है वो इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया में सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया और क्वीन विक्टोरिया रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, तो वहां पर इस बीमारी का नाम भी रॉयल डिजीज पड़ गया। तो अगर आपसे पूछ ले कौन सी बीमारी को रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, हीमोफीलिया को। अब होता क्या है इस बीमारी में, होता क्या है पहले ये जानो, फिर हम रीजन देखेंगे उसके पीछे का। इस बीमारी में ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, यानी कि अगर किसी इंसान को हीमोफीलिया है तो उस इंसान को जब चोट लगती है तो चोट लगने के पर जो खून आता है उस खून को बंद करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनको हम ब्लड क्लोटिंग रिएक्शंस कहते हैं, जिनको हम रक्त का थक्का जमाने वाली अभिक्रियाएं कहते हैं। और जिस इंसान में ब्लड का क्लोट नहीं बनता है उसकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है, उसके खून का बहाव रुकता नहीं है, खून बाहर निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है। ऐसे लोगों को थोड़ी सी भी चोट लगी तो बहुत ज्यादा खून इनका शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी कि इस बीमारी में ब्लड का क्लोट नहीं होता है। और क्लोट कब बनता है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए। और रक्त कब निकलता है, खून कब निकलता है, ब्लीडिंग कब होती है, जब आपको चोट लगती है। जब कभी भी आपको चोट लगती है तो चोट लगने के बाद आपका अगर ब्लड रुक रहा है, ब्लड ब्लीडिंग रुक रही है, इसका मतलब उस हिस्से पे ब्लड क्लोटिंग हो गई है, इसका मतलब आपके बॉडी में प्रॉपर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, इसलिए ब्लड का क्लोट हो गया है। ठीक है, अब इस बीमारी में होता क्या है समझ लिया, अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है वो सुनो। ये भी एक टाइप की एक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये भी एक्स क्रोमोसोमल डिजीज है, यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ होगी मैम, तो एक्स क्रोमोसोम में ही प्रॉब्लम होगी, इसमें भी एक्स क्रोमोसोम में ही प्रॉब्लम होगी। अब क्या होता है आपको इस बीमारी के अंदर, सुनो, जिन लोगों के अंदर ये बीमारी होती है उन लोगों में क्लोटिंग फैक्टर नहीं बन पाते हैं। एक्चुअली ना, हम जब माँ के पेट में होते हैं ना, जब बन रहे होते हैं तो उस समय कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर का मतलब है रक्त का थक्का जमाने वाले कारक, यानी कि नेचुरल तरीके से आपके बॉडी में ही बनते हैं, ये थक्का जमाने वाले कारक होते हैं, वाले कारक, फैक्टर को हिंदी में कारक बोलते हैं, ये कारक होते हैं। जैसे फैक्टर 8, जैसे फैक्टर 9, दो फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर चाहिए होते हैं। एक होता है फैक्टर 8, 5, 6, 7, 8, एक होता है फैक्टर 9, ऐसे दो टाइप के फैक्टर चाहिए होते हैं। लेकिन जिन लोगों को हीमोफीलिया होता है उन लोगों में ये क्लोटिंग फैक्टर बन नहीं पाते। क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उनके क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ हो जाती। अब इस बार कौन सी सेल्स की, इस बार ब्लड सेल्स की। ब्लड क्लोटिंग कहां पे, तो ब्लड में ही होगी ना, ब्लड क्लोटिंग कहां होगा, ब्लड में ही होगा, तो ब्लड की सेल्स में प्रॉब्लम हुई है इस बार। और ब्लड सेल्स कौन सी, प्लेटलेट्स। मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ब्लड का क्लोट करवाती है। और ये देखो आज हमारी क्लास में एक छोटे से मेहमान है, आपको मिलवाती हूँ मैं इनसे। ये देखो, इनका नाम है मिस्टर चीकू। चीकू, चीकू हेलो करो उधर कैमरे पे। ये देखो चीकू, कैमरे पे चीकू। ये देखो छोटे से, देख रहे हो आप, एक छोटे से मेहमान से। हाँ चीकू हेलो बोल रहा है आप सबको, बोलो हेलो भैया, हेलो भैया। हाँ ये अब आप जाओ पापा के साथ, ठीक है, अभी आ रही हूँ। हाँ तो होता क्या है इसके अंदर, ध्यान से सुनना इस चीज को, कि मैंने कहा इस बार ब्लड का क्लोट कहाँ होता है, तो ब्लड की क्लोटिंग कहाँ होनी चाहिए, ब्लड के अंदर होनी चाहिए। और ब्लड में क्या होती है, सेल्स। अब ब्लड में कौन सी सेल्स में प्रॉब्लम होती है, तो ब्लड में एक सेल्स होती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। और ये प्लेटलेट्स में के जो क्रोमोसोम्स हैं अगर उनमें गड़बड़ हो गई तो क्या नहीं बन पाते हैं, ये फैक्टर नहीं बन पाते हैं, ये फैक्टर नहीं बन पाते हैं। और ये फैक्टर कौन कौन से, फैक्टर 8 और फैक्टर 9। अगर किसी के बॉडी में फैक्टर 8 नहीं बना
तो हीमोफीलिया ए हो जाता है। अगर फैक्टर 9 नहीं बना तो फैक्टर आपका हीमोफीलिया बी हो जाता है। अगर 8 वाला नहीं बना, नहीं वो मेरा बेबी नहीं है, वो मेरी सिस्टर इन लॉ का बेबी है। ठीक है, 2 हैं उनको, ट्विंस हैं, भी 2 ही साल के हैं। ओके, ठीक है। हेलो चीकू चला गया, अब आप हेलो कर रहे हो। एक्चुअली कमेंट्स आपके लेट आते हैं ना, तो आप अभी कमेंट कर रहे हो। चला गया आप तो चीकू, आपको कल मिलवाती हूँ वापस से, है ना। कौन है चीकू भाई? चीकू भाई मेरे सिस्टर इन लॉ यानी कि ननद के लड़के हैं, 2 ट्विंस हुए हैं ये। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाई हुई थी ट्विंस कैसे होते हैं ना। चलो सुनो, आप यहाँ पे वापिस अपन पढ़ाई पे आते हैं। क्या कि मैंने कहा हीमोफीलिया क्या होता है, एक जेनेटिक डिजीज होता है। फिर से सुन लो, ये कहाँ पर हुआ था सबसे पहले? क्वीन विक्टोरिया में सबसे पहले पाया गया था, इसलिए इस बीमारी को हम रॉयल डिजीज या शाही बीमारी भी कहते हैं। इसमें क्या नहीं होता, इसमें ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट सेल्स होती हैं, वो प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग करवाने का काम करती हैं। और क्लोटिंग होने के लिए कुछ फैक्टर चाहिए होते हैं। ये फैक्टर नेचुरल तरीके से ही हमें बाय बर्थ मिलते हैं, ये है ना। मतलब इन फैक्टर्स को आप बाहर से नहीं ले सकते, ये आपके बॉडी में पहले से ही होते हैं। लेकिन जिन लोगों के एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन लोगों के अंदर ये क्लोटिंग फैक्टर प्रॉपर नहीं बन पाते हैं। कौन कौन से फैक्टर होता है? फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। अगर फैक्टर 8 में प्रॉब्लम हुआ तो हेमोफीलिया ए होगा, अगर फैक्टर 9 में प्रॉब्लम हुआ तो हेमोफीलिया बी होगा, हेमोफीलिया बी होगा। ठीक है, और ऐसे लोगों में क्या नहीं होगा? तो ऐसे लोगों में ब्लड का क्लोट नहीं बनेगा, और इनको हल्की सी चोट लगेगी तो उनका जो ब्लीडिंग है ना, वो बहुत ज्यादा निकलती जाती है। अब क्वेश्चंस क्या आएंगे? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, कौन से फैक्टर होते हैं? फैक्टर 8, फैक्टर 9। 8 में प्रॉब्लम होने से हीमोफीलिया ए, 9 में प्रॉब्लम होने से हीमोफीलिया बी। और किस टाइप का डिजीज है? ये भी एक एक्स क्रोमोसोमल डिजीज है। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गई? तो मैं नेक्स्ट डिजीज पे पढ़ूं, बताओ। दोनों समझ में आई? दोनों में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पहली कौन सी थी? पहली कौन सी पढ़ी हमने? दूसरी कौन सी पढ़ी? नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ा? नंबर 1 पे हमने पढ़ा आपका कलर ब्लाइंडनेस, एंड नंबर 2 पे हीमोफीलिया। मैंने कहा ना, हर क्रोमोसोम में कुछ भी गड़बड़ होगी तो एक नई बीमारी आ जाएगी। ये देख लो, आ गई 2। अब चलो तीसरे में पढ़ते हैं। तीसरी कौन सी है? तीसरी लिखेंगे सिकल सेल अनेमिया। आई थिंक ये भी मैं थोड़ी बहुत आपको पढ़ा चुकी हूं। नंबर 3 लिखिए, सिकल सेल अनेमिया। सिकल सेल अनेमिया। अनेमिया का मतलब हमेशा खून की कमी होती है। अनेमिया का मीनिंग होता है खून की कमी। सिकल का मतलब होता है हसिया। ऐसा कुछ हसिया होता है जिससे दराती बोलते हैं हमारे यहाँ, तो जिससे हम घास वास काटते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? घास वास काटते हैं ना खेत में, उसको हम सिकल कहते हैं। ठीक है, अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? ऐसा कोई बीमारी जिसमें खून की कमी तो होगी ही होगी, ये तो आपको समझ में आ गई। अब कैसे खून की कमी होती है? ये लड़का लड़की दोनों में इक्वल हो सकती है। ये मेल में भी उतनी ही परसेंटेज में होगी जितनी फीमेल्स में होगी, यानी कि लड़का लड़की में दोनों में ही बीमारी सेम परसेंटेज से हो सकती है। क्यों? क्योंकि इट इज ए ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स प्रॉब्लम। इट इज ए ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्रॉब्लम, क्रोमोसोम प्रॉब्लम। अब अच्छा, ऑटोसोम्स तो पढ़ाए थे अभी। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ये ऑटोसोम गुणसूत्रों में दिक्कत होने से होती है। अब ऑटोसोम्स क्या होते हैं? जो लड़का लड़की में सेम है। अब लड़का और लड़की में जो सेम क्रोमोसोम्स है उनमें प्रॉब्लम हुई तो सिंपल सी बात है, लड़का लड़की दोनों में उसके सिम्टम्स आएंगे, दोनों में बीमारियां होगी, दोनों में परसेंटेज सेम रहेगा, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि लड़का और लड़की में दोनों में सेम परसेंटेज से होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम में गड़बड़ होने से हो रही है भैया, और ऑटोसोम तो लड़का लड़की में सेम है। जो 22 पेयर बताए थे ना, इस बार उनमें गड़बड़ हो रही है। अब क्या होता है इस बीमारी के अंदर, वो जानने की कोशिश करो। ये तो समझ लिया आपने, खून की कमी होती है। कैसे होती है खून की कमी, वो जरा जानते हैं। क्योंकि खून की कमी बहुत सारे टाइप की होती है। आयरन की कमी से भी खून की कमी होती है ना, आपने पढ़ा होगा। आप जानते हैं हमारा खून लाल होता है ना। खून का कलर कैसा है? लाल। क्यों?
क्योंकि खून के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है और जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हमारे खून को लाल रंग देने वाला पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपका खून लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन में दो चीजें होती हैं। हीमग्लोबिन, हिम है एक आयरन कंपाउंड, एक लोहे से बना हुआ यौगिक, इसलिए हम कहते हैं हमारे खून में लोहा पाया जाता है। ठीक है। ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। और अब आप सब लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यानी कि प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं। ये मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए इस चीज का। हाँ जी, मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए इसका। हाँ जी, खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी से ही होता है। भाई आरबीसी तो, हीमोग्लोबिन किसके पास होता है, आरबीसी के पास होता है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के पास नहीं होता है। तो अगर मैं ये कह दूं ना खून का जो लाल रंग है वो आरबीसी की वजह से है, तो बात वो भी बराबर है। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका। अब आरबीसी के पास क्या है, तो हीमोग्लोबिन है। तो दोनों बात सेम है आपके कि खून का लाल रंग आरबीसी के कारण होता है। ये बोल दो आरबीसी भी तो लाल किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो आरबीसी लाल होगा ही नहीं। तो मैं दोनों बात बोल दूं, बात बराबर है। चाहे मैं ये बोलूं खून का लाल रंग आरबीसी की वजह से है, चाहे मैं बोलूं खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से, बात सेम है। कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात बराबर है ना। तो मैंने कहा आरबीसी, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन दो कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। तोड़ो हीमोग्लोबिन को, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम क्या है, आयरन कंपाउंड, लोहे से बना यौगिक, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। और प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। जानते हैं ये आप बात, मैं पढ़ा चुकी हूं आपको बहुत अच्छे से कि एक प्रोटीन को बनने के लिए मिनिमम 20 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। पढ़ाई है ना मैंने ये बात। अमीनो एसिड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल है। ये बात आप सब लोग जानते हैं ना, है ना। अब बच्चों होता क्या है, सुनो आप, इस बीमारी में प्रॉब्लम क्या होगा, इस बीमारी में क्या प्रॉब्लम होती है। मान लो ये आपका आरबीसी है, ठीक है, ये आपका आरबीसी है। आरबीसी में इस तरीके से हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन के दो पार्ट हैं, ये हिम वाला और नीचे इसकी जो पूंछ होती है ना, ये ग्लोबिन वाला। ऐसे ये हिम वाला पार्ट, ये ग्लोबिन वाला पार्ट, ऐसे। अब ये ग्लोबिन किसका बना हुआ होता है, ये अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। किसका, अमीनो एसिड। और एक प्रोटीन को बनने के लिए कितने अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, 20। तो मान लो ये पहला अमीनो एसिड है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे। और इनकी जो पोजीशन होती है ना अमीनो एसिड की, जैसे आप अमीनो एसिड के नाम याद नहीं करने, मुझे कुछ कुछ नाम याद हैं, लाइसिन, विनिल, ये सब अमीनो एसिड होते हैं। तो एक नंबर पे जो अमीनो एसिड है उसकी एक नंबर की ही पोजीशन है, वही रहेगा हमेशा। दो पे है तो दूसरे की पोजीशन वही होनी चाहिए। यानी कि ये जो अमीनो एसिड है ना, ये सारे अमीनो एसिड्स की पोजीशन पहले से डिसाइडेड है, यहीं रहेंगे ये 20 के 20 अमीनो एसिड। लेकिन बच्चों जिस बच्चे के शरीर में या जिस इंसान के शरीर में सिकल सेल अनीमिया होता है, उसमें क्या हो जाता है, इन अमीनो एसिड की पोजीशन चेंज हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है, इनकी स्थिति में बदलाव आ जाता है। यानी कि जो अमीनो एसिड 4 नंबर पे होना चाहिए था वो 1 नंबर पे चला गया, एक वाला 4 नंबर पे चला गया। इसीलिए इन अमीनो एसिड की पोजीशन चेंज होने की वजह से इस आरबीसी का आकार ही बदल जाता है। नॉर्मली आरबीसी ओवल शेप में यानी कि अंडे के आकार की होनी चाहिए, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम किसी में हुई तो उसकी आरबीसी इस जैसी हो जाती है, ऐसी। ये किसके जैसा है, हसिया की जैसी या हाफ मून, आधे चांद जैसी हो जाती है। कैसी, हाफ मून या आधे चांद के जैसी हो गई। और ऐसे बच्चों में खून की कमी रहेगी, अनेमिया रहेगा इन बच्चों को, और इन बच्चों के बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रहती है। ऐसे बच्चों को महीने में 1 से 2 बार खून चढ़ाना ही चढ़ाना पड़ता है अगर उनको जिंदा रखना है तो। हाँ, जिंदगी भर इनको खून चढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि
इस बीमारी के अंदर क्या हुआ। फिर से समझाती हूँ मैं, आप लोग कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सिकल सेल एनीमिया ऐसी बीमारी है जो बीमारी आपको माँ के पेट में ही हो गई थी। क्या हुआ इसमें? इसमें हुआ क्या कि जब कभी किसी बच्चे के अंदर खून बन रहा था, जो बच्चा भी माँ के पेट में है, उसके खून में आरबीसी थी, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन थे ऐसे, और हीमोग्लोबिन के दो हिस्से होते हैं, ये हिम वाला, ये ग्लोबिन वाला। अब ग्लोबिन वाला हिस्सा जो है ये प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, और प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल के। एक प्रोटीन को बनने के लिए 20 अमीनो एसिड चाहिए। तो जब ये ग्लोबिन प्रोटीन बनता है तो इसमें जो अमीनो एसिड है उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है ऐसे बच्चों में। यानी कि किसी अमीनो एसिड की पोजीशन 4 नंबर पे थी, वो 1 नंबर पे आ गया, एक वाला 6 पे चला गया। और जैसे ही ये अमीनो एसिड की पोजीशन चेंज हुई तो आरबीसी का आकार ओवल शेप में होना चाहिए था, अंडाकार होना चाहिए था, और ओवल शेप ना होके इन बच्चों के आरबीसी का आकार हसिया आकार हो जाता है ऐसे, या हाफ मून जैसा हो जाता है, आधे चांद जैसी हो जाती है इनकी आरबीसी। आरबीसी चपटी हो जाती है, और जिसकी वजह से इन बच्चों में खून की कमी रहेगी, और दूसरा जिसकी वजह से इन बच्चों के अंदर ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूं आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन लेके जाता है। मैम कल चीकू और मिंकू दोनों को लाइएगा, एक चीकू एक बनी है, मिंकू नहीं है, है ना। अब ये बीमारी कैसी है? इट इज ए क्वालिटेटिव डिजीज। क्वालिटी चेंज हो रही है ना अमीनो एसिड की, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आ रही है, क्वालिटी चेंज हो गई, जिसकी वजह से आरबीसी का आकार चेंज हो गया, जिसकी वजह से आरबीसी प्रॉपर ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रही है। तो ऐसे लोगों के अंदर बार बार खून ज्यादा करो। भाई आपको आपके बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो खून में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन भी तो क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है ना। हाँ, जब तक ये बच्चे जिंदा रहेंगे तब तक इनको खून चढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये होगी सिकल सेल अनेमिया, आरबीसी का आकार बदलने से होती है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक पढ़ाऊंगी थैलेसेमिया। वो कब होती है? देखो, इसमें आरबीसी की क्वालिटी चेंज हो रही है, उसमें आरबीसी की क्वांटिटी में चेंज हो जाता है, क्वांटिटी कम हो जाती है, उसको थैलेसेमिया कहते हैं। खून की कमी उधर भी होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है दोनों जेनेटिक डिजीज, दोनों ही आनुवंशिक रोग हैं। ठीक है, तो आज हमने ये 3 पढ़ी। अब नेक्स्ट क्लास में 4-5 और बची हैं जेनेटिक डिजीज, वो पढ़ लेंगे। इतनी ही होती हैं, 7-8 ही होती हैं जो वनडे एग्जाम में आती हैं, होती इतनी है जनरल लाइफ में। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल संडे, परसों 2 अक्टूबर है, 2 दिन की छुट्टी है। रिवीजन कर लेना अच्छे से, कुछ भी बचा है आप तो वो रिवाइज कर लेना। 2 अक्टूबर को क्लास नहीं होती, आपको पता है, नेशनल हॉलीडे है। परसों, अच्छा आपका नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश है मेरी तरफ से, एक क्लास के बाद ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा।